नमस्कार साथियों, एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। एमजीसीआई आईएमपी क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेकर आई है। उसी सीरीज में मैं आपके लिए एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस लेकर आता हूं। आप हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वोट किसका सिद्धांत है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिद्धांत की, एक व्यक्ति एक वोट। तो ये जो सिद्धांत है ये सहकारिता या कोऑपरेशन का सिद्धांत है। अब ये सहकारिता क्या होती है? तो सहकारिता एक तरह का संगठन होता है। यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होकर एक संगठन बनाते हैं और एक समिति का निर्वाचन करते हैं और सारे लोग वोटिंग करके एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष बना देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सहकारिता में एक व्यक्ति के पास एक वोट देने का अधिकार होता है। सहकारिता जो है हमारे देश में अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 मार्च 1904। 25 मार्च 1904 से सहकारिता की शुरुआत इंडिया में मानी जाती है। ठीक है, हमारे देश में जो सहकारी समितियां होती हैं वो इसी के अंतर्गत कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हमारे पास जो अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण सहकारी समितियों का गठन किस मॉडल के आधार पर किया गया? कौन सा मॉडल है, कौन से व्यक्ति का मॉडल है जिसे माना जाता है? तो ये जो मॉडल है इंडिया में, ये राइफीसेन जो व्यक्ति हैं इनके नाम पर माना जाता है। राइफीसेन का पूरा नाम अगर देखें, फ्राइडरिच, क्या नाम था इनका? फ्राइडरिच विल्हेम, फ्राइडरिच विल्हेम राइफीसेन, ये इनका नाम था। ये व्यक्ति कौन है? तो ये थे जर्मन मेयर, जो हम महापौर बोलते हैं हमारे यहाँ भारत में, जर्मन में मेयर थे ये फ्रेडरिच विल्हेम राइफीसेन। इन्हें वहां पर माना जाता है कोऑपरेटिव पायोनियर। कोऑपरेटिव पायोनियर मतलब सहकारिता में जो मील का पत्थर होता है, जो उसकी शुरुआत करता है, उसे हम पायोनियर कहते हैं। तो ये जो व्यक्ति थे राइफीसेन, इन्हीं के जो सिद्धांत हैं उसी की बेसिस पर भारत में सहकारिता जो है या उससे संबंधित जो ऋण समितियां हैं उनका गठन किया गया है। जैसे आप जानते ही हो कि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय ढांचा होता है ना। सर्वोच्च संस्था अपेक्स होती है, इसके बाद जिला स्तर, फिर ग्रामीण स्तर, है ना। ये इस तरह से आता है। 3 टियर जो स्ट्रक्चर इंडिया में चलता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट जो है वो किनके मॉडल की बेसिस पर है? तो राइफीसेन का जो मॉडल है उसे फॉलो किया गया है, उस बेसिस पर इनका निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपरी लागत ओवरहेड को निम्न नाम से भी जाना जाता है। ओवरहेड कास्ट की बात हो रही है, ऊपरी लागत की बात हो रही है। जैसे हम लोग फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, तो खेती करने के लिए मान लो हमें हर साल 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है। भाई 1 लाख रुपए में हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 लाख रुपए में हम खरीफ, रबी, जायद का फसल उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन हमारे को यहाँ पर जरूरत पड़ रही है कि हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं? हमको एक ट्यूबवेल लगाना। अब ट्यूबवेल लगाना है, इसके लिए हमारे को 50,000 रुपए की लागत जो है अतिरिक्त लगेगी। और ये जो लागत है, इस लागत को हम ओवरहेड कहेंगे। ये हर बार लगने वाली नहीं है, इसलिए इसे ओवरहेड कहा जाएगा। और ये जो लागत है ओवरहेड है, लेकिन क्या ट्यूबवेल आप बार बार करवाएंगे? क्या बार बार हमको ट्यूबवेल खेत में कराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने करा लिया है, लंबे समय तक ये आपके काम आएगा।
और ऐसी जो कॉस्ट होती है उनको हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट या स्थिर लागत। ये ऊपर से अतिरिक्त लगाई जाने वाली लागत होती है, कॉस्ट होती है। तो इसे ओवरहेड कॉस्ट कहा। और ओवरहेड कॉस्ट किसका प्रकार है? तो यह है स्थिर लागत का प्रकार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से खेत प्रबंधन का एक टूल नहीं है। खेत प्रबंधन मतलब फार्म मैनेजमेंट। अब फार्म मैनेजमेंट के अंदर कौन सी चीज जो है वो शामिल नहीं है, मैनेजमेंट में कौन शामिल नहीं है, ये हमारे लाभ हानि को बढ़ाने वाली चीज नहीं है। तो ये हम देखते हैं कृषि की योजना बनाना बहुत ही जरूरी है ना। उसी के आधार पर हम लोग फसल उत्पादन करेंगे, खेती करेंगे। बजटिंग ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा हमें कौन सी क्रॉप लेना है, हमारे पास कितना जो है इनपुट डालने के लिए चीज है। फिर हम देखते हैं प्रोडक्शन एंड कास्ट, इसको भी देखना बहुत जरूरी होता है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है और हमारी कास्ट कितनी लग रही है। पर फार्म बुक कीपिंग मतलब हम कह सकते हैं कि फार्म के ऊपर जो बही खाता है, बही खाते का रख रखाव ये जो होता है इसका फार्म मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। समझ गए? तो ये जो है हम कह सकते हैं कि ये फार्म मैनेजमेंट का टूल नहीं है। नॉट जो शब्द जो है इसको आपको जरूर देख लेना है। कई बार हम ये नॉट को नहीं देख पाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो खेत प्रबंधन में कौन सा परिवर्तनशील स्रोत नहीं है? परिवर्तनशील स्रोत नहीं है, वही बात हो रही है, फार्म मैनेजमेंट की बात हो रही है। अब फार्म मैनेजमेंट में हम लागत की बात करें या कॉस्ट की बात करें तो आप देखोगे कि फर्टिलाइजर ये हर बार चेंज होगा, पेस्टिसाइड ये हर बार चेंज होगी, सीड हर बार चेंज होगा। लेकिन क्या मशीनरी आप हर बार चेंज करोगे? नहीं। मशीन अगर एक बार ले आए हैं तो कई वर्षों तक वो आपके काम आने वाली है। तो ये परिवर्तनशील नहीं है। नॉट पूछा है इसलिए आंसर क्या आएगा? मशीनरी। ये परिवर्तनशील नहीं है, ये स्थिर लागत में आने वाली चीजें होती है। ठीक है, तो ये हमने फार्म मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रश्न देखे। अब हम आगे चलते हैं। प्रशिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल होता है? कौन सा कार्य शामिल होता है प्रशिक्षण में? प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। अब यहां पर हमको कई बार ऐसा लगता है ट्रेनिंग का मतलब हो गया कि भाई हम किसी को सिखा रहे हैं। हाँ, सिखाना ही होता है, लेकिन यहाँ किसी व्यक्ति को नहीं सिखाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर जो पौधे होते हैं, हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप होती है, हम उसकी सदाई करते हैं, हम उसे ट्रेन करते हैं, उसे हम आकर्षक ढांचा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये उस सदाई की बात चल रही है। यहाँ पर प्रशिक्षण शब्द जो है वो हिंदी के हिसाब से सही नहीं है। अंग्रेजी में तो हम ट्रेनिंग कहते हैं, बट हिंदी में जो ओरिजिनल वर्ड है वो है सदाई। ये सदाई करना जो है ये उपयुक्त शब्द होगा। और सदाई जो है इसका मतलब होता है कि पौधों को हम हमारे हिसाब से ढांचा प्रदान करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे सदाई के हमारे पास 3 यहाँ पर सिस्टम है। पहला है सेंट्रल लीडर सिस्टम। ये सेंट्रल लीडर सिस्टम में पौधे का जो सेंटर वाला पार्ट है, इसका जो तने वाला भाग है उसको सीधा बढ़ने दिया जाता है। पौधा पिरामिडाकार दिखता है, मजबूत होता है, लेकिन लंबाई ज्यादा होने के कारण कृषि क्रियाओं में दिक्कत आती है। फिर हम देखते हैं ओपन सेंट्रल सिस्टम इसे कहा जाता है। इसमें मुख्य तने को काट देते हैं तो आप देखोगे साइड से शाखाएं निकलती हैं। प्लांट जो है आपको बेस शेप दिखेगा, फैला हुआ रहेगा, हाइट कम रहेगी, इसलिए कृषि क्रियाएं तो आसान होगी, लेकिन यहाँ पर पौधा कमजोर होता है। थर्ड सिस्टम हम देख रहे हैं मॉडिफाइड लीडर सिस्टम है। ये जो सिस्टम है ये इन दोनों सिस्टम का मिला जुला रूप है। दोनों सिस्टम को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। यहाँ पर मीडियम हाइट रहेगी, पौधे की न ज्यादा लंबाई होगी न पौधा ज्यादा छोटा होगा, कृषि क्रियाओं में आसानी भी होगी और मजबूत भी होगा। ये इसका सर्वोत्तम
बेस्ट सिस्टम है जो हम बोलते हैं मॉडिफाइड सिस्टम, बेस्ट सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इसमें कौन कौन सी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं? प्रोपिंग भी करते हैं। प्रोपिंग मतलब सहारा देना, आधार देना, या इस आधार को हम कह सकते हैं सहारा देना। प्लांट को हम सहारा देते हैं, बस ये भी करते हैं, है ना। टाइंग करना मतलब बांधना, तो यहाँ पर हम शाखाओं को बांध भी देते हैं, है ना। ओनली सपोर्टिंग, हम उनको सहारा भी देते हैं। यहाँ भी सहारा वर्ड का यूज किया है। इसमें सारी प्रैक्टिस की जाती है, इसलिए आंसर आएगा ऑल ऑफ दी। ये सारी प्रैक्टिस हम लोग ट्रेनिंग या प्रशिक्षण में या सगाई में अपनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फलोद्यान के चारों ओर लंबे पेड़ों की सघन रोपाई, क्लोज प्लांटिंग को क्या कहेंगे? तो आपको एक बात यहाँ समझना पड़ेगी कि जब हम ऑर्चर्ड लगाते हैं, मान लो ये ऑर्चर्ड में हमारे प्लांट लगे हुए हैं, तो इन प्लांट्स को हमारे को गर्म और ठंडी हवाओं से बचाना है। हीट वेव्स होती हैं, कोल्ड वेव्स होती हैं, ये हमारे बगीचे को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ट्री होते हैं इस तरह से पिरामिडल शेप में हम यहाँ पर ट्री प्लांटिंग करते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे हवा आएगी और इस तरह से बाहर हो जाएगी, और हमारे जो प्लांट होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से जो हम वृक्ष लगाते हैं इन्हें कहा जाता है विंड ब्रेक। विंड ब्रेक या वात रोधन कहा जाता है। हवा को रोकने वाले, हवा के मार्ग में अवरोध पैदा करने वाले। क्यों लगाते हैं? तो इनको लगाया जाता है गर्म ठंडी हवा से रक्षा करने के लिए, बगीचे की हम इनको लगाते हैं। बात समझ गए? और जब हम वृक्षों के साथ, है ना, हम वृक्ष लगाते हैं और वृक्षों के साथ झाड़ियां लगा देते हैं, बहुवर्षीय झाड़ियां, श्रब्स अगर लगाते हैं, है ना, ट्री के साथ, तब हम इसे कहेंगे शेल्टर बेल्ट। क्या कहेंगे? शेल्टर बेल्ट। कौन सी दिशा में लगाना है? तो इनको लगाया जाता है उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा में हम लगाते हैं इनको, समझ गए? पिरामिडाकार शेप में लगाते हैं। बगीचे को गर्म ठंडी हवा से बचाने के लिए इन्हें लगाया जाता है। तो इन्हें विंड ब्रेक, वात रोधन, वायु अवरोधक कहते हैं। और जब हम इन वृक्षों के साथ बहुवर्षीय झाड़ियां लगाएंगे तब इसे कहा जाएगा शेल्टर बेल्ट। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर में बेल्लारी प्याज की खेती के लिए वांछित बीज दर है। बेल्लारी प्याज जो होते हैं ये इस तरह के होते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीधी बुआई। इस सीधी बुआई में यूज किया जाता है इनको, है ना। और सीधी बुआई जब हम बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर होती है 10 किलोग्राम। वैसे इसकी बीज दर रखते हैं 8 से 10 किलोग्राम रेंज में। फिक्स आता है तो 10 किलोग्राम हमारे को आंसर लगाना है बेल्लारी प्याज की बीज दर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आलू का विलंब शीर्षण। विलंब शीर्षण ये थोड़ा सुनने में हमारे को ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कौन सी बीमारी आलू की आ गई, हिंदी में जब सुनते हैं, और अंग्रेजी में देखते हैं लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट या इसे कहा जाता है पछेती अंगमारी। ये पछेती अंगमारी आपने बहुत सुना होगा, ये बहुत ही फेमस है पछेती अंगमारी, है ना, लेट ब्लाइट। पर विलंबित शीर्षण सुनने में कम मिलता। आलू में बहुत सारी बीमारियां लगती, उनमें से 2 मेन हैं, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। अगेती अंगमारी और पिछेती अंगमारी। ये जो अगेती अंगमारी है इसका रोगजनक है अल्टरनेरिया सोलेनाई। पिछेती अंगमारी का है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये 2 महत्वपूर्ण बीमारी है। इनमें से भी ज्यादा महत्वपूर्ण या ऐसा कहें खतरनाक कौन है? तो पिछेती अंगमारी है। ये इतना खतरनाक है कि इसके कारण आयरलैंड में अकाल आ चुका है।
जो आयरलैंड फेमाइन है, वो आयरलैंड फेमाइन जो है वो इसी के कारण आया था 1845 में। कौन सी बीमारी के कारण आया था? तो लेट ब्लाइट या पिछेती अंगमारी के कारण आया था। दोनों में इस तरह से आप डिफरेंस भी यहाँ देख सकते हैं, कैसे इनका आक्रमण होता है। दोनों ही फंगल डिजीज है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, आलू की सबसे खतरनाक बीमारी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फूल गोभी में छोटे छोटे फुटकी के विकास को किस रूप में जाना जाता है? द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कट्स इन कॉलीफ्लावर। इसमें हम कहते हैं कि फूल गोभी के जो फूल हैं वो छोटे आकार के हो जाते हैं और छितरे हो जाते हैं। ये इस तरह से यहाँ आपको दिख रहा होगा, छोटे और छितरे फूल, जबकि गोभी का फूल पूरा भरा हुआ होता है, उसमें आर पार दिखाई नहीं देता है। बट यहाँ पर इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा कि इसके जो कट्स हैं वो स्मॉल हो जाते हैं। ये होता है बटनिंग नामक जो विकार है, शारीरिक विकार जो बटनिंग है, उसमें इस तरह की चीज होती है। ये आप देखोगे नाइट्रोजन की कमी के कारण ये विकार देखने को मिलता है, जिसको हम बटनिंग विकार कहते हैं। ठीक है, जबकि व्हिपटेल जो विकार है ये बड़ा फेमस है, ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है। व्हिपटेल बटनिंग नाइट्रोजन की कमी से होता है और फूल ऐसे छोटे और छितरे हो जाते हैं। और अंधापन या ब्लाइंडनेस, ये भी एक शारीरिक विकार है। इसमें फूल गोभी में फूल का विकास छोड़कर बाकी सारे पत्रदल का विकास होता है, सब वृद्धि होगी, फूल नहीं बने। तो जो काम की चीज है उसका विकास छोड़कर बाकी सबका विकास हो, उसे कहते हैं फूल गोभी का अंधापन, ब्लाइंडनेस ऑफ कॉलीफ्लावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च में फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पादप वृद्धि नियामक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यहाँ आप देख रहे हो कि सभी हैं, जिब्रेलिन भी है ना, ट्राइएकांटानॉल भी है, साइटोकाइनिन भी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि फलों की पैदावार बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो इसके लिए यूज होता है ट्राइएकांटानॉल। इसको यूज करते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग को इनहांस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। 5 ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, इस रेट से हम यूज कर सकते हैं। जबकि जिब्रेलिन को प्लांट की जो हाइट है इसको बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, बल्कि जिब्रेलिन बहुत सारी गड़बड़ी भी कर सकता है प्लांट के अंदर। साइटोकाइनिन ये यूज होता है सेल डिवीजन में, है ना, बट हम लोग चिली में इसको यूज करते हैं ट्राइएकांटानॉल 5 ppm। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को ये इनहांस कर देगा, बढ़ा देगा। इससे आप देखोगे कि उत्पादन बढ़ जाता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी पीले रंग की सीरा मोजेक प्रतिरोधी भिंडी की किस्म है ना, जो येलो वाइन मोजेक हम कहते हैं, रेसिस्टेंस वेराइटी ऑफ भिंडी। ये भिंडी को ओकरा लेडीज फिंगर बोलते हैं, वैसे ओकरा हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं वर्ड, है ना। ये है, ये बीमारी आपको दिख रही होगी येलो वाइन मोजेक। ये इसमें इस तरह से आप देखोगे पत्तियां पीली होकर ऐसी सिकुड़ने लगती, मुरझाने लगती हैं। ये वायरस से होने वाली डिजीज है। मोजेक जो है वायरस से होती है, और इसका वेक्टर अगर देखा जाए व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी जो है वो इसके वाहक का कार्य करता है, इसके वायरस को फैलाने का काम करता है। ये जो है बीमारी ये 1924 में बॉम्बे में देखी गई थी, जो मुंबई हो गया है ना। फर्स्ट 1924 में इसको बॉम्बे में ऑब्जर्व किया गया था। वायरल डिजीज है, और इसका इंसेक्ट कौन सा है जो वेक्टर का वर्क करता है, वो है व्हाइट फ्लाई। और इसकी जो रेसिस्टेंट वेराइटी है ये सारी है, सभी, ऑल ऑफ दीज, अर्का अनामिका, अर्का अभय, परभनी क्रांति, सब है। ठीक है,
ये जो यहाँ पर आप देखोगे हिंदी में अर्क अर्क है ना, ये अर्क अर्क मतलब अर्का, अर्का की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, ये ध्यान रखना कि ये अर्का है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। तो प्याज का सबसे विनाशकारी कीट है, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ ओनियन, है ना, ओनियन में थ्रिप्स जो है ये सबसे विनाशकारी होता है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये इस तरह से आप देखोगे जो पत्तियां होती है इस पे छोटे छोटे सी इंसेक्ट आपको दिख रहे होंगे, ये यहाँ पर इस तरह से सफेद सफेद सी पत्तियां होने लगती हैं क्योंकि ये क्लोरोफिल को खुरच कर खा जाते हैं। तो थ्रिप्स जो है ये हम देखते हैं कि ओनियन जो है इसका मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन टुडेस, कैट फेस किस फसल का शारीरिक विकार है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो कैट फेस जो है ये टोमेटो का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस तरह से आपने देखा हो, इस तरह से जब टमाटर दिखे तो इस हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को कहेंगे कैट फेस। ये जो है ये जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये इनकम्प्लीट पोलिनेशन, इनकम्प्लीट पोलिनेशन होता है, या पोलिनेशन के टाइम पर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दो जो टमाटर के फल हैं वो एक साथ जुड़े हुए से पैदा हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो इस तरह का ये विकार है और ये किससे संबंधित है, तो ये टमाटर से संबंधित है, कैट फेस। क्लियर है। तो ये इस तरह से टमाटर में होता है इनकम्प्लीट पोलिनेशन के कारण। ठीक है, तो सभी साथियों को मैं बहुत बहुत आने वाली एग्जाम के लिए शुभकामना दे रहा हूं, है ना, अभी से आपको बेस्ट ऑफ लक कर रहा हूं। हमने यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, आगे भी आएंगे, इसलिए आप हमारे MGCI के YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।